दीक्षा पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th में एक्सरसाइज नंबर 16 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में आपकी एक्सरसाइज नंबर जो 16 है इसके अंदर 5 शेप दी गई हैं, 5 आकृतियां दी गई हैं। पहला है घन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, दूसरा घनाभ क्यूबॉइड, बेलन सिलेंडर, शंकु कोन और गोले को बोल देते हैं स्फीयर। एक्सरसाइज नंबर 16 के अंदर अपन इन 5 आकृतियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 के घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला होता क्या है, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलते हैं और इनका आयतन कैसे निकलता है। ये पांचों ही आकृतियां आपकी 3D आकृतियां होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें टोटल 3 डायमेंशन होंगी, लंबाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी और चौड़ाई भी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 16 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकें। देखिए ये जो आपकी आकृतियां दे रखी हैं इसमें 3D आकृतियां दे रखी हैं। जितने भी शेप्स दे रखे हैं पांचों ये 3D होंगी और यहाँ से इनका आपको निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल, एरिया और दूसरा निकालना पड़ेगा आयतन, वॉल्यूम। 3D आकृतियों का जो क्षेत्रफल होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होगा सरफेस एरिया, सरफेस का मतलब पृष्ठीय और एरिया का मतलब क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और दूसरा होगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पे अपन 3 चीजों के बारे में जानेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। देखिए 2D और ये जो मेरे पीछे वाला एक वीडियो था 2D और 3D का जो बेसिक कंसेप्ट था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब अपन 3D आकृति स्टार्ट करेंगे तो वहां से उनका एरिया और वॉल्यूम निकालने का जस्ट ए सिंगल वन फॉर्मूले पे जो बेसिक फॉर्मूला था उसके आधार पे अपन सारे फॉर्मूले इनके ड्राइव करेंगे पांचों आकृतियों के। तो चलिए वो बेसिक फॉर्मूला क्या था उसके बारे में जान लेते हैं। बेसिक फॉर्मूला देखिए पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो बेसिक फॉर्मूला होता है ये होता है आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। जो भी आपको आकृति दी गई है उस आकृति का जो बेस होगा उस बेस का परिमाप सरकमफेरेंस और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहा, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर और पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर क्या अंतर होता है इनके बारे में जान लेते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर किसी भी आकृति का फर्श और छत इनको छोड़ दीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल को अपन इस शेप से समझते हैं। इसके अंदर देखिए 3D आकृति होगी, चौका जो डब्बा है वो 3D आकृति है और 3D आकृति के अंदर ये इसकी लंबाई होगी, चौड़ाई है और ऊंचाई है। इसमें 3 डायमेंशन है और 3 डायमेंशन है तो इसकी ये जो फ्रंट की दीवार होगी, एक बैक वाली होगी, 2 साइड की दीवार होंगी, एक छत होगी और एक फर्श होगा। तो यहां से अगर छत और फर्श को इन 2 का एरिया अगर आप हटा दोगे तो क्या निकलेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, चारों पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और अगर छत और फर्श इन 2 का एरिया इसमें ऐड कर दोगे तो क्या निकलेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर आप जब यहां से छत और फर्श को हटा दोगे तो इसकी ये क्या बचेगी, 4 साइड की दीवारें। तो इसका ही जो घनाभ और घन के बारे में आप बात करोगे तो इसका दूसरा नाम आपका आएगा कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर सरफेस एरिया के अंदर अगर छत और प्लस फर्श इनका एरिया अगर ऐड कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसी भी आकृति का होगा, अगर छत का और फर्श का एरिया इसमें ऐड कर दिया सरफेस एरिया के अंदर, उस आकृति के सरफेस एरिया के अंदर, तो वहां से क्या निकल के आएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन क्या होता है, आयतन के लिए जैसे सरफेस एरिया के लिए एक बेसिक फॉर्मूला था तो वैसे ही एक आयतन के लिए भी एक बेसिक फॉर्मूला होता है। ये होगा आपका आधार का
क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। वॉल्यूम के लिए जो एक बेसिक फॉर्मूला है वो है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, और सरफेस एरिया के लिए था आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। दोनों में फर्क देखिए क्या है, यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल आ रहा है, बेस का एरिया आ रहा है, और ये आ रहा है बेस का सरकमफेरेंस। ठीक है, अब ये तो आपका बेसिक हो गया कि 3D के अंदर जो एरिया होगा कितने टाइप का होगा, वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला क्या होगा, और सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के अंदर क्या डिफरेंस होगा, ये सारी चीज अपन ने देख ली है। अब चलिए अपन स्टार्ट करते हैं घन के बारे में, घन और घनाभ के बारे में। आज अपन घन और घनाभ के बेसिक कंसेप्ट के बारे में क्लियर करेंगे, देन इसके बाद में जो बची हुई 3 शेप्स होंगी उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं घन और घनाभ के बारे में। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं घन और घनाभ के बारे में। देखिए घन और घनाभ को जानने से पहले आयत और वर्ग के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए एक बार आयत क्या होता है और वर्ग क्या होता है इनके बारे में जान लेते हैं। पहले देखते हैं आयत, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल होता क्या है, आयत क्या होता है। आयत के अंदर पहली बात तो आयत 2D आकृति होगी जिसके अंदर एक लंबाई होगी और एक चौड़ाई होगी, और इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में बराबर नहीं होती हैं। लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में बराबर नहीं होंगी। आयत के जो प्रत्येक शीर्ष होंगे ये 90 डिग्री के होंगे। इट मीन्स ये हुआ कि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई पे लंब डालती है और चौड़ाई इसकी लंबाई पे लंब डालती है। तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ये मान लेते हैं कि आयत है ए बी सी और डी। तीसरा ये कि आयत के दोनों विकर्ण AC और BD, डायगोनल AC और डायगोनल BD, इन दोनों का मान ही क्या होता है, बराबर होगा। और जहां पे ये प्रतिच्छेद करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पे ये प्रतिच्छेद करते हैं ये प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु आपस में 90 डिग्री के कोण नहीं बनाते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। ठीक है, और इसके जो डायगोनल की वैल्यू है, डायगोनल की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखिए मैं इसको एक समझाने के लिए अलग से इसको मिटा देता हूं एक बार। ये बन गया A B और C, एक ट्रायंगल बन गया A B C जिसमें A कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। इट मीन्स ये हुआ कि AC तो क्या हो जाएगी कर्ण, इसकी जो लेंथ होगी वो हो जाएगा आधार, और इसकी जो चौड़ाई थी चौड़ाई हो जाएगी इसकी ऊंचाई, हाइट। ठीक है, तो यहां से कर्ण की वैल्यू कैसे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AB का मान कितना है, L। तो L का AB का स्क्वायर हो गया तो L का क्या होगा, स्क्वायर, और BC की वैल्यू कितनी है, B। तो यहां से क्या हो जाएगा, B का स्क्वायर। AC स्क्वायर, AC की वैल्यू निकालनी थी, दोनों तरफ अंडर आ जाएगा, तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इट मीन्स ये हुआ कि किसी भी रेक्टेंगल का जो डायगोनल निकलेगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये आपके अभी घन और घनाभ में काम आएगा, तो अपन वहां पे जानेंगे। तो अभी आप इतना याद रखिए, यही जो सेम प्रॉपर्टी सारी होती है, ये सारी प्रॉपर्टी सेम किसमें हो जाएंगी, आयत इसमें, सॉरी वर्ग में। अब देखिए दूसरी शेप आती है वर्ग। तो वर्ग के बारे में देखते हैं, वर्ग क्या होता है। वर्ग भी एक 2D आकृति होगी जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती हैं। यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर नहीं थी आयत में, वर्ग में दोनों लंबाई और चौड़ाइयां बराबर होंगी, और इसमें भी प्रत्येक शीर्ष पे 90 डिग्री का कोण बनता है। ये मान लेते हैं कि A B C और D क्या था, एक वर्ग है एक स्क्वायर है। इसमें दोनों जो डायगोनल होंगे, डायगोनल AC और डायगोनल BD, दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा, और ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये ध्यान रखना कि स्क्वायर के अंदर ये डायगोनल जो होते हैं जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट, उस पॉइंट पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, जबकि आयत के अंदर 90 डिग्री का कोण नहीं बनाते थे। ठीक है, तो इसके अंदर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये दोनों ही डायगोनल बराबर होते हैं, तो इनका जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है यहां से इन सबकी लेंथ भी क्या होगी, बराबर ही होगी। ठीक है, यहां से सारी लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। और इसके अंदर भी, आयत के अंदर भी ये इंटरसेक्ट पॉइंट बराबर होते हैं, तो ये वाली जो डायगोनल होंगे, डायगोनल भी दोनों क्या होंगे, बराबर ही होंगे। आयत का जो क्षेत्रफल निकालोगे, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, किसी भी 2D आकृति का फॉर्मूला निकालना हो
तो लेंथ को उसके ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे भी सेम यही होगा, लंबाई और चौड़ाई को दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बराबर हैं, तो मैं मान लेता हूँ कि ये दोनों किसके बराबर थी, ए के बराबर। तो यहाँ से लंबाई गुणा चौड़ाई ये किसके बराबर आ जाएगा, एरिया। और दोनों ही आकृतियां, दोनों ही लंबाई क्या है, सॉरी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही क्या है, ए। तो यहाँ से एरिया जो इसका आएगा वो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। इट मीन्स ये हुआ ए किसके बराबर था, दोनों साइडों के बराबर। तो जो वर्ग का जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, एल गुणा बी। थर्ड इसमें देखिए इसका जो सर्कमफेरेंस होगा, सर्कमफेरेंस क्या होगा, ये सारे ए के बराबर हैं, तो ये मान लीजिए ये भी ए था, ये भी ए ही होगा। इसके सामने वाली भुजा भी ए होगी और ये भी ए ही होगी, चारों भुजाएं ए हैं। परिमाप का मतलब सर्कमफेरेंस यहाँ से स्टार्ट होगी वापस यहीं पे आ जाओ। तो इसमें ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो कितने आ जाएंगे, 4a। और यहाँ से जब इसका सर्कमफेरेंस निकालोगे तो सर्कमफेरेंस निकालने के लिए यहाँ पे लेंथ चलना पड़ेगा, फिर ब्रेथ, फिर दोबारा से लेंथ और दोबारा से ब्रेथ। तो ये कितना आ गया, 2l और b। ये 2 दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ये अपन ने आयत और वर्ग का एक हल्का सा बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया है। ये आपके अभी घन और घनाभ के अंदर काम आएगा, ठीक है। जो आयत होता है, आयत की 6 आयत मिलके, ऐसे 6 आयत मिलके एक घनाभ का निर्माण करते हैं, और यहां से 6 वर्ग मिलके एक घन का निर्माण करेंगे। तो घनाभ के अंदर 6 आयत होंगे, इट मीन जितने भी आयत होंगे वो घनाभ की एक फलक कहलाएंगे। तो यहाँ पे घनाभ के अंदर 6 फलक होंगी और घन के अंदर भी 6 ही फलक होंगी, लेकिन एक फलक कैसी होगी, वर्ग होगी। यहाँ पे वर्ग का जो डायगोनल था, वर्ग का डायगोनल क्या निकल जाएगा, ए बी सी, वही आपका जो समकोण त्रिभुज बनेगा। और समकोण त्रिभुज के अंदर ये सामने वाली भुजा एसी क्या हो जाएगी, कर्ण। सेम यही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे एसी निकालोगे तो अंडर रूट, इसमें एल और बी दोनों का मान क्या माना था, ए, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं तो दोनों जगह रख दीजिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर, यहां से आ जाएगा अंडर रूट 2 बाहर आएगा और ए। ये किसका आ जाएगा, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला आएगा। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल एल गुणा बी और परिमाप सर्कमफेरेंस आ जाएगी इसकी 2l प्लस बी। तो इसका डायगोनल आएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। दूसरा वर्ग था, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो भी एल गुणा बी होता है, लेकिन दोनों ही इक्वल होती है। तो यहाँ पे आ जाएगी साइड का स्क्वायर, और इसका जो सर्कमफेरेंस होगा ये आ जाएगा 4 गुणा ए। तो इसका जो डायगोनल आएगा, डायगोनल आ जाएगा अंडर रूट 2a। अब स्टार्ट करते हैं अपन घन और घनाभ में से। सबसे पहले तो समझेंगे घनाभ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। मैं आपको घनाभ इस चौक के डब्बे से समझा देता हूं। देखिए ये घनाभ की शेप ही है, इसके अंदर ये इसकी लंबाई होगी, ये चौड़ाई है और ये क्या है, ऊंचाई है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 आकृतियां हैं, तो घनाभ कैसी आकृति होगी, 3D आकृति होगी। इसका मतलब इसका एरिया और वॉल्यूम दोनों निकलेगा, और एरिया भी टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया दोनों ही निकलेंगे, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। पहले यहाँ पे घनाभ का एक डायग्राम बना लेते हैं। ये आ गया आपका, मान लेते हैं बाहर वाली जो सामने वाली पृष्ठ है ये मान लिया ए बी सी और डी। अंदर वाली जो पृष्ठ थी ये मान ली ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश, ठीक है। ये जो फ्रंट वाली थी ए बी सी और डी, और ये रियर वाली इसके पीछे वाली थी वो ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश हो गई। तो अब यहां से इस डायग्राम को इसके थ्रू समझिए। ये इसके सामने वाली जो पृष्ठ है ये भी एक आयत होगा, इस मीन्स ए बी सी और डी ये भी आयत होगा, बी बी डैश सी डैश और सी ये वाली दीवार ये भी एक आयत होगी, और यहाँ से सी सी डैश डी डैश और डी ये वाली भी एक ऊपर वाली भी क्या होगी, आयत हो जाएगी। तो इसके अंदर ऐसे टोटल 6 आयत होंगे, 1 2 3 4, एक छत होगी और एक फर्श हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके 6
आयत होंगे और एक आयत इसका क्या कहलाता है, फलक कहलाएगा। तो इसमें टोटल कितने फलक होंगे, 6 फलक होंगे। यहाँ पे इस आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बराबर नहीं होती और ऊंचाई भी इसकी बराबर नहीं होगी। तो घनाभ के अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही बराबर नहीं होती हैं। सेकंड ये देखते हैं कि इसके अंदर जो फलक होंगी, ये फलक जहां पे जाके मिलती हैं, जैसे ये सामने वाली फलक और ये छत, ये दोनों फलक इस एक रेखाखंड के ऊपर मिलती हैं, तो इस रेखाखंड को बोलते हैं कोर। ठीक है, तो इसके अंदर कितने कोर होंगी, एक, ऐसे 2, 3 और 4, 4 ही नीचे होंगी, 1, 2, 3 और 4, 4 और 4 हो गई 8, 9, 10, फिर पीछे वाली 11 और ये हो जाएगी, ये इस साइड वाली 12। तो इसके अंदर ये टोटल जो कोर होंगी, रेखाखंड होंगी, रेखाखंड कितने होंगे, 12 होंगे। तो यहां से जो कोरों की संख्या आएगी ये आ जाती है 12। और कोर होते क्या है, जहां पे 2 आसन फलक मिलते हैं। ठीक है, आसन फलक का मतलब ये वाला ऊपर वाला और ये साइड वाला, छत और ये साइड वाली दीवार, या फिर आप फर्श ले लीजिए, फर्श और ये फ्रंट वाली दीवार। तो ये सारी इस एक रेखाखंड में मिलती हैं, इस रेखाखंड को बोलते हैं कोर। सेकंड, इसके अंदर ये जो 3 कोर हो गए, देखो एक ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट के ऊपर एक तो ये सामने वाली कोर, एक ये हाइट और एक ये वाली चौड़ाई, ये तीनों ही कोर हैं। ये कोरें इस पॉइंट पे मिलती हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं शीर्ष। एक शीर्ष के ऊपर 3 संलग्न कोरें आपस में मिलती हैं, तो ऐसे इसके कितने कॉर्नर हो जाएंगे, कितने शीर्ष होंगे, 8 शीर्ष होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 4 ही आगे और 4 ही पीछे की साइड। तो ये कितने हो जाएंगे, टोटल 8। तो इसमें शीर्ष की जो संख्या होगी ये हो जाएगी 8। तो घनाभ के अंदर 6 फलक होंगी और यहां से 6 फलक में से जो प्रत्येक फलक होगा, इसका प्रत्येक फलक क्या होता है, आयत होगा। ठीक है, इसके अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर नहीं होती। कोरों की संख्या 12 होगी। कोरें क्या होती हैं, जहां पे 2 आसन फलकें आपस में मिलती हैं, उस रेखाखंड को बोलते हैं कोर। और शीर्ष होंगे जहां पे 3 संलग्न कोरें आपस में मिलती हैं, उसको बोलते हैं शीर्ष। तो शीर्षों की संख्या होती है 8। ये तो हो गया इसके बेसिक के, जो इसके अंदर शीर्ष, कोर वगैरह क्या होंगे इनके बारे में। अब देखिए, एक सामने वाली फलक है और इसके जस्ट पीछे वाली फलक है। ये दोनों ही फलक आपस में कैसी होती हैं, समांतर होंगी और सर्वांगसम होंगी। जितनी लंबाई इसकी होगी, जस्ट इसको आप यहां से समझ लीजिए, जितनी लंबाई ये होगी उतनी ही लंबाई ये होगी, जितनी हाइट इसकी है उतनी हाइट यहाँ पे होगी। तो ये दोनों फलकें, जो सम्मुख जो फलकें होती हैं, कोई सी भी सम्मुख फलकें होंगी, तो यहाँ से जो सम्मुख फलकें होती हैं, सम्मुख फलकें हमेशा समांतर होंगी और सर्वांगसम होंगी। सर्वांगसम का मतलब दोनों ही एक समान होंगी, दोनों की जो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई होंगी वो सारी सेम होंगी। तो यहाँ पे जो समांतर जो सम्मुख फलक होती है, सम्मुख फलक हमेशा समांतर और सर्वांगसम होगी। ठीक है, सेकंड, ऐसे कितने पेयर बनेंगे इसमें देखिए, एक सामने वाली और पीछे वाली, ये 2 साइड वाली एक पेयर बन गया, आमने और सामने का एक पेयर बन गया, एक छत का और फर्श का एक पेयर बन जाएगा। तो यहाँ पे ये 3 युग्म बनते हैं। 3 युग्म आपस में कैसे होते हैं, समांतर एवं सर्वांगसम होंगे। अब इसके बारे में देखते हैं कि इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होता है। ठीक है, दूसरा जो घनाभ होता है, घनाभ का एक सेकंड नाम और होगा, ये इस नाम से भी आ सकता है, समांतर फलक। कितनी थी इसके अंदर, 6, तो 60 कोणीय फलक। इसके अंदर 6 फलक हैं और 6 में 2-2 जो पेयर हैं, पेयर आपस में कैसे हैं, समांतर हैं। तो समांतर षटकोणीय फलक, इसी का मतलब क्या होता है, घनाभ होता है। आप घनाभ को समझ लीजिए, घन अपने आप समझ में आ जाएगा। घन के अंदर जो प्रॉपर्टी होगी वो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही क्या करनी पड़ेगी, बराबर करनी पड़ेगी। और यहाँ पे घनाभ के अंदर ये तीनों ही चीजें बराबर नहीं होती हैं, बस इतना ही फर्क है।
इसके सारे फॉर्मूले होंगे वहां पे, इनकी जो लेंथ और ब्रेथ और जो हाइट होगी उनकी सबकी वैल्यू सेम रख देंगे, तो सारे फॉर्मूले वहां से उसके क्यूब के भी निकल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालो। क्षेत्रफल के अंदर पहले अपन निकालेंगे सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये हो गया कि आपको छत और फर्श दोनों ही ऐड नहीं करने हैं, तो इसमें बच क्या गया, चारों दीवारें। तो घनाभ की जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसी का दूसरा नाम आपका आएगा कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बोल दे या फिर घन या घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दे, एक ही बात है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए, इसमें 4 पृष्ठ आपकी यूज होंगी। ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये है ऊंचाई। इसमें 4 पृष्ठ कौन कौन सी यूज होंगी। छत और फर्श को हटा दीजिए। सामने वाली जो दीवार थी ये, इसका मतलब ये इसकी लंबाई थी, मैंने एल से डिनोट कर दिया, और ये यहां से इसकी हाइट थी तो इसको एच से डिनोट कर दिया। लेकिन ये जब आप इसको अज्यूम करोगे तो ये जो सामने वाला फलक है ये है क्या, आयत है, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होती। तो लंबाई और चौड़ाई जब बराबर नहीं है तो ये आयत होगा। और आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई की वैल्यू एल दे रखी है और चौड़ाई का मान दे रखा है एच, तो ये कितना आ जाएगा, एल गुणा एच। यही जस्ट पीछे वाले के पोर्शन की भी यही एरिया होगा, तो यहां से आ जाएगा एल प्लस एल गुणा एच प्लस 4 फ्लग में से 2 फ्लग का एरिया आ गया। अब साइड वाली फ्लग देखते हैं। ये इसकी चौड़ाई थी बी और ये इसकी हाइट थी एच, लेकिन ये है तो एक आयत ही। ठीक है, ये फ्लग क्या होगी, आयत होगी। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई का मान दे रखा है बी और चौड़ाई का मान दे रखा है एच, तो बी गुणा एच। और ये इसके जो पीछे वाली ये वाली दीवार होगी साइड वाली, इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, इसका एरिया भी आएगा बी गुणा एच। तो यहां से देखिए ये हो जाएगा 2LH प्लस 2BH। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2, और यहां से दोनों में H कॉमन आ रहा है, तो इसको बाहर निकाल लीजिए, अंदर आ जाएगा L प्लस B। इट मीन्स ये हुआ कि आपके जो कमरा होगा, कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा 2 गुणा ऊंचाई, यह आ जाएगा कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बोल दीजिए या फिर सरफेस एरिया बोल दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, यहां से आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। सेकंड आता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के अंदर, सरफेस एरिया के अंदर अगर आपने छत और फर्श इनका एरिया ऐड कर दिया तो आपको क्या निकल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो यहां से देखिए छत का जो क्षेत्रफल होगा, छत के लिए ये तो इसकी लंबाई है और ये क्या थी, चौड़ाई। तो मैं छत को समझाने के लिए आपको ऐसे कर लेता हूं, ये इसकी लंबाई थी और ये क्या है, चौड़ाई है, बी है। ये एक है तो आयत ही, और आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो एल गुणा बी प्लस फर्श का भी क्या आएगा, ये सेम दोनों सर्वांशम है तो दोनों बराबर है, तो इसका भी क्या आ जाएगा, एल गुणा बी। और इसके अंदर ऐड क्या करना था, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या आ रहा था, आप ये वाला ले लीजिए 2LH प्लस 2BH, 2LH प्लस 2BH। यहां से LB और LB दोनों ऐड होंगे तो कितना आ जाएगा, 2LH प्लस 2BH प्लस 2LB। ये दोनों ऐड होंगे तो कितना आ जाएगा, 2LB। देखिए दोनों तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2, तो यहाँ पे आएगा LH BH प्लस LB। या फिर आप इसको अच्छे से अरेंज करना चाहते हो तो लिख लीजिए 2LB BH और HL। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यह आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल या कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। यह आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अब इसको याद कैसे रखना है आपको, इसको याद रखने के लिए
जैसे इसके अंदर 3 डायमेंशन होंगी, एल, बी और एच। जब टोटल सरफेस एरिया निकालो तो एक बार इन दोनों को गुणा कर दो एल बी, फिर इन दोनों को गुणा करो बी एच, और फिर इन लास्ट वालों को दोनों को गुणा कर दो एच एल, सबको जोड़ दो और बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो मैं इसको 1 मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ। घनाभ का जो सरफेस एरिया था या चारों दीवारों, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल था, ये 2 गुणा लंबाई, सॉरी 2 गुणा ऊंचाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो टोटल सरफेस एरिया है 2 एल बी बी एच और एच एल। ठीक है, देखिए घनाभ का वॉल्यूम निकालने के लिए जो बेसिक फॉर्मूला था, बेसिक फॉर्मूला क्या था, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है, आधार इसके अंदर क्या बन रहा है, इसका जो आधार होगा, आधार एक आयत होगा, तो ये आधार की लंबाई होगी, ये क्या हो जाएगी चौड़ाई, तो आधार का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, हाइट से, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया हाइट से। इसका मतलब है जो आयत का, सॉरी घनाभ का जो आयतन होगा वो होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहां से जो इसका वॉल्यूम निकलेगा ये निकल जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। थर्ड है डायगोनल विकर्ण, और विकर्ण होता क्या है, विकर्ण होगा एक कमरे के अंदर रखी जाने वाली लंबी से लंबी छड़। जैसे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे आप एक लकड़ी रख दीजिए ऐसे, तो ये क्या कहलाएगा विकर्ण। तो कमरे के अंदर आप इसको एक मकान अज्यूम कीजिए, यहाँ पे देखिए कमरा था, और इस कमरे का जब विकर्ण आप निकालोगे या इस घनाभ का जब आप विकर्ण निकालोगे, तो यहाँ से इस कॉर्नर से ऊपर वाले इस कॉर्नर पे एक लकड़ी रख दीजिए, इनको आपस में जब ऐसे मिलाओगे तो ये क्या बनेगा विकर्ण। ठीक है, तो इसमें विकर्णों की संख्या कितनी होगी, एक विकर्ण, सेम 2 विकर्ण, एक फिर यहां से नीचे से ऊपर की साइड, और एक इसमें ऊपर से नीचे की साइड, ऐसे ये कितने विकर्ण निकल जाएंगे, 4 विकर्ण होंगे। तो विकर्णों की संख्या कितनी होती है, 4 होगी। और विकर्ण का एक दूसरा नाम आता है कि किसी कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी से लंबी छड़, लंबी से लंबी छड़, तो लंबी से लंबी छड़ का मतलब भी क्या होता है, विकर्ण ही होगा। तो यहाँ पे इसका जो डायगोनल निकलेगा, इसका डायगोनल निकालने का फॉर्मूला जो होता है ये होता है, देखिए आयत था, क्योंकि घनाभ की जो एक फलक होगी वो आयत होगी, तो अपन जो इसको पूरा समझेंगे वो किसके थ्रू समझना है, आयत के थ्रू। तो यहाँ पे जो आयत का जो डायगोनल होता है, आयत का डायगोनल क्या था, ये इसकी लंबाई और चौड़ाई एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जो रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल के अंदर 2 ही डायमेंशन थे, और यहाँ पे इसके अंदर कितने डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है, एल बी और एच, और यहाँ पे थे एल और बी। तो यहाँ से जब इसका डायगोनल निकालोगे तो ये एल और बी थे, तो यहाँ पे एच और ऐड कर दीजिए, एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, ये क्या निकल जाएगा, घनाभ का विकर्ण, एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। इसको कंपेयर कीजिए आप किससे, आयत से। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका डायगोनल निकलेगा, डायगोनल की वैल्यू आएगी अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। ये हो गया आपका घनाभ का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम और डायगोनल। तो सेकंड देखिए घन, और घन को इंग्लिश में बोल देंगे क्यूब। ठीक है, सेम वही डायग्राम बनेगा। ये लंबाई, ये चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई घनाभ घन के अंदर तीनों ही क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और इनको मैं मान लेता हूं कि ये तीनों किसके बराबर थी, ए के बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि लंबाई भी कितनी है, इसकी ए है, इसकी चौड़ाई भी कितनी आ गई, ए आ गई, और इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी, ए ही होगी। ठीक है, ये सारे के सारे इसमें इसके कंसेप्ट और घनाभ के कंसेप्ट सेम ही है। यहाँ पे भी कुछ जो कोर होंगी, कोरों की संख्या 12 होगी। इसमें भी जो शीर्ष होंगे, जहां पे 3 कोरें आपस में मिलती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8,
यहाँ से 3 कोरें आपस में मिलती हैं, तो ये कोरों की संख्या इसमें भी कितनी होती है, 8 होगी, और विकर्ण की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। विकर्ण कौन सा होगा, ए बी सी और डी, और अंदर वाला आ जाएगा ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश। तो जब बी को डी डैश से मिलाओगे 1, ए को सी डैश से मिलाओगे 2, सी को ए डैश से मिलाओगे 3, और डी को बी डैश से मिलाओगे 4। तो ये कितने विकर्ण होंगे, 4 विकर्ण होंगे। सबके फॉर्मूले सेम वही होंगे। यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की जगह क्या रख देना, आपको ए रख देना है। तो निकालते हैं इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब आ गया कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। जब कमरे की साइज कैसी हो, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही बराबर होंगी, तो यहाँ से जो इसका सरफेस एरिया निकलेगा, अपने को लिखना है कि एल बराबर बी बराबर एच बराबर ए। ये तीनों ही मान किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो घनाभ का जो सरफेस एरिया था वो था 2 गुणा एच एल प्लस बी। यहाँ पे सबकी जगह ए रख दीजिए, 2 गुणा एच की जगह भी ए और ए प्लस ए। तो यह आ जाएगा 2 गुणा ए गुणा 2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2a। तो यह आ जाएगा 2 इंटू 2 आ गया 4, और यह आ जाएगा ए स्क्वायर। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4a स्क्वायर, क्योंकि 4 पृष्ठ थी, एक पृष्ठ वर्ग थी, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर। तो 4 का आ जाएगा 4a स्क्वायर। अब इसके अंदर टोटल सरफेस एरिया के अंदर छत और फर्श, और छत और फर्श में भी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, बराबर होगी। तो 4 फलक का तो क्षेत्रफल कितना आ गया, 4a स्क्वायर, प्लस ये कितना आ जाएगा, आप यहां से भी कर सकते हो, या फिर आप छत का क्षेत्रफल भी कितना आएगा, ए स्क्वायर, और जो फर्श होगा फर्श का भी कितना आएगा, ए स्क्वायर। तो इसके अंदर टोटल 6 फलक थे, 4a स्क्वायर 5 और ये 6a स्क्वायर। टोटल फलक कितनी है, 6 है। एक फलक वर्ग के आकार का और वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, तो 6 फलक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा इसका 6a स्क्वायर। और यहां से अगर आप इससे भी निकालना चाहते हो तो यहां से निकाल सकते हो, टोटल सरफेस एरिया बराबर 2 गुणा एल और बी की जगह ए रख दिया, तो ए गुणा ए, प्लस बी और एच की जगह भी ए गुणा ए, और एच और एल की जगह भी ए गुणा ए। तो ये कितना आ जाएगा, 2 ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। तो आ जाएगा 2 गुणा 3a स्क्वायर 6a स्क्वायर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 6a स्क्वायर। थर्ड आएगा आयतन। आयतन निकालने के लिए यही फॉर्मूला आप यूज कीजिए। आयतन का फॉर्मूला होता है लेंथ गुणा ब्रेथ गुणा हाइट। यहाँ पे तीनों की वैल्यू ए रख दीजिए, ए गुणा ए, तो ये आ जाएगा ए की पावर 3। इकाई 3 बार मल्टीप्लाई हुई है, देखिए ये लेंथ और ये लेंथ, इनकी तीनों की इकाई भी 3 बार मल्टीप्लाई हुई है, तो ये आ जाएगा इकाई की पावर 3, या फिर आप इसको लिख सकते हो घन इकाई, क्योंकि पावर 3 को क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ए की पावर 3, इकाई की भी पावर कितनी आएगी, 3, या फिर घन इकाई। ठीक है। अब फोर्थ इसका निकालते हैं डायगोनल। और घनाभ का डायगोनल क्या था, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो सबकी जगह ए रख दीजिए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 3a स्क्वायर। यहाँ से जब अंडर रूट हटाओगे तो 3, अंडर रूट के ऊपर तो आ जाएगा 3, और ए स्क्वायर और अंडर रूट दोनों हट जाएंगे, तो ये आ गया अंडर रूट 3a। देखिए इसमें 3 भुजाएं थी, इसलिए अंडर रूट 3a। यहाँ पे वर्ग इसकी कंपेयर किससे करनी है, घन की जो कंपेयर आपको वर्ग से करनी है, क्योंकि घन की जो प्रत्येक फलक होगी वो क्या होगी, वर्ग होगी। तो वर्ग के अंदर 2 ही आकृतियां थी, 2 ही डायमेंशन थी, इसलिए अंडर रूट 2a। यहाँ पे 3 डायमेंशन, इसलिए अंडर रूट 3a। तो ये आपका घन और घनाभ का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब अपन यहाँ से इसके बाद में जो 3 शेप्स बची हुई हैं,
आपकी 3 शेप कौन कौन सी बची हुई है? एक तो आ गया आपका शंकु, ठीक है, दूसरा आ गया बेलन और तीसरा आ गया आपका गोला। ये 3 अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। अभी अपन 16.1 के क्वेश्चन सोल्व करते हैं, 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन सोल्व करते हैं।